सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सरंदर डॉट का प्रयोग और उसका सिद्धांत। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट है उसमें गैस का प्रसार किया जाता है एक सरंदर डॉट के द्वारा। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो गैस के ताप में परिवर्तन हो रहा है उसमें क्या प्रोसेस हो रही है। शुरुआत करते हैं इस डायग्राम से। यहाँ हमने दो कक्ष हैं, कक्ष ए और कक्ष बी। शुरुआत में हम ये मान के चल रहे हैं कि इस कक्ष ए में संपूर्ण गैस भरी हुई है और जो कक्ष बी है वो खाली है। बीच में आपने जो पी है वो आपका सरंदर डॉट या पोरस प्लग है। पिस्टन एक्स और पिस्टन वाई दो पिस्टन हैं जो कि फ्रिक्शन लेस है और वेट लेस है। तो किस तरह गैस के ताप में परिवर्तन होगा और क्या एंथैल्पी इसमें कांस्टेंट है या नहीं है ये आप देखेंगे। तो हमने माना प्रारंभ में कक्ष ए में संपूर्ण गैस भरी हुई है, संपूर्ण गैस ए है। अब गैस का प्रसार करेंगे। इस कक्ष के पैरामीटर क्या क्या हैं? दाब P1 है, आयतन V1 और टेम्परेचर T1 है। पिस्टन X द्वारा गैस का प्रसार करेंगे और साथ में ही पिस्टन Y को, ये जो पिस्टन Y है इसको खिसकाएंगे। तो यदि प्रसार हो रहा है और एक पर्टिकुलर केस के बाद संपूर्ण गैस कक्ष ए से कक्ष बी में पहुंच जाती है तो क्या स्थिति होगी? पिस्टन एक्स द्वारा किया गया कार्य इट विल बी V120 P1 D1। ठीक है, आयतन शुरुआत में V1 था और इट विल बी 0 यदि संपूर्ण गैस A से B में चली जाती है। अब इसको यूं भी कह सकते हैं, और गैस द्वारा किया गया कार्य, इसका मान क्या हो जाएगा? -P1 V1, इक्वेशन नंबर 1, जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जब आपने पिस्टन ए के द्वारा प्रसार, एक्स के द्वारा प्रसार कर रहे हो और पिस्टन वाई को भी खिसका रहे हो, तो पिस्टन वाई के केस में क्या होगा? पिस्टन वाई पर किया गया कार्य, इसका मान हो जाएगा 0 से लेके V2 P2 dV। चूंकि आयतन आपका 0 से V2 तक वेरी करेगा और आपका जो प्रेशर है इट इज P2। और इसको हम कह सकते हैं कि गैस द्वारा किया गया कार्य, इसका मान हो जाएगा P2 V2, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 गैस द्वारा किए गए कार्य को व्यक्त कर रहे हैं। समीकरण 1 का मान क्या है? -P1 V1 और समीकरण 2 से P2 V2। तो इस पूरी प्रोसेस में जो रिजल्टेंट वर्क होगा, गैस द्वारा किया गया कार्य जो परिणामी होगा, उसका मान क्या होगा? इसलिए गैस द्वारा किया गया परिणामी कार्य, ये वैल्यू और ये वैल्यू हो जाएगी। सो इट विल बी, इसको आप W से डिनोट कर सकते हो, P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1। अब ये जो आपकी पूरी व्यवस्था है इसको हमने क्या किया है? बाहरी एनवायरनमेंट से अवरोधित कर रखा है। मतलब न तो ये बाहर से ऊष्मा लेगा न लेगा, इसका रुद्धोष्म प्रसार कर रहे हैं और बाहरी एनवायरनमेंट से भी ये आदान प्रदान ऊष्मा का नहीं कर रहा है। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा? गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी क्योंकि गैस द्वारा कार्य किया जा रहा है और उसके ताप में परिवर्तन होगा। तो यहाँ हम ऊष्मागतिकी के नियम का प्रयोग करेंगे कि किस तरह उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। अब ऊष्मागतिकी के नियम से हम जानते हैं
डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और दिस इज इक्वेशन नंबर 4. It will be 0 equal to du plus dw. 0 क्यों है? क्योंकि ये भारी जो वातावरण है उससे न तो ऊष्मा ले रहा है न दे रहा है. तो 0 इक्वल टू u2 माइनस u1 प्लस आप कह सकते हो w, जो आपका रिजल्टेंट w है वो है u1 और u2 क्या है? प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं में आंतरिक ऊर्जा का मान है. इस वैल्यू को इस समीकरण नंबर 5 में रख देंगे तो क्या मान प्राप्त होगा? 0 इक्वल टू u2 माइनस u1 प्लस p2 v2 माइनस p1 v1. इक्वेशन नंबर 6. अब यहां से आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा? p2 v2 प्लस u2 इक्वल टू p1 v1 प्लस u1, इक्वेशन नंबर 7. और वी कैन से h2 इक्वल टू h1, क्योंकि h क्या है? h इक्वल टू u प्लस pv है, जो कि क्या कहलाती है? आपकी निकाय की एंथैल्पी कहलाती है. तो समीकरण नंबर 8 से हम क्या देख रहे हैं कि इस पूरी प्रोसेस में जो निकाय की एंथैल्पी है उसका मान बराबर है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इसका मान पूरी प्रोसेस में नियत रहेगा. अब इस केस में समीकरण 7 से देखिए कि क्या जूल थॉम्सन प्रसार होगा या नहीं होगा, और यदि हो रहा है तो क्या गैस का तापन होगा, मतलब कूलिंग होगा, या हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, वो आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 7 से. समीकरण 7 से केस फर्स्ट है कि यदि P2 V2 इज ग्रेटर देन P1 V1 है, तब क्या होगा? U2 लेस देन U1 होगा. उस स्थिति में जो प्रसार के बाद आंतरिक ऊर्जा है उसका मान प्रसार से पहले जो आंतरिक ऊर्जा है उससे कम है, अर्थात निकाय या गैस का जो ताप है वो कम होगा और यहाँ पर आपको शीतलन प्रभाव प्रदर्शित होगा. केस सेकंड क्या होगा कि यदि P1 V1 इज ग्रेटर देन P2 V2 है, तो इस केस में U1 लेस देन U2 होगा, अर्थात प्रसार के बाद जो गैस की आंतरिक ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो रही है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि उसके तापमान में वृद्धि हो रही है, तो आपको तापन प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट शो होगा. तीसरा केस है केस थर्ड, यदि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, तो उस स्थिति में क्या होगा? U1 और U2 के मान बराबर होंगे, तो ये शो करेगा कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा है और जो जूल थॉम्सन प्रभाव है वो प्रदर्शित नहीं होगा. तो कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि इस पूरे प्रक्रम में फर्स्ट तो आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट है, और दूसरा हीटिंग, कूलिंग, और यदि जूल थॉम्सन प्रभाव प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन है. इस प्रकार आज की वीडियो में हमने सरंदर डॉट प्रयोग के बारे में समझा और उसकी प्रोसेस जाना. नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से जूल थॉम्सन कोफिशिएंट प्राप्त होगा और आइडियल गैसों के लिए और वास्तविक गैसों के लिए उसका मान क्या होगा उसके बारे में अध्ययन करेंगे. धन्यवाद.